आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ क्लासेस हम कर चुके हैं, उसी क्रम में अगली क्लास लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हूँ। और इस क्लास में जहाँ पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपने लगाया था कि दर्शाइए कि n+2 n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होगी जहां n एक पूर्णांक संख्या है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वाली क्लास जो थी वो हमने यहाँ पर खत्म की थी। इसी का अगला सवाल जो होगा वहां से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। चलिए पढ़ा जाए सवाल और देखा जाए कि क्या करना है इसमें। 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 1152 एंड 1664। दो नंबर्स आपको दे रखे हैं, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाली, इनको विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि बड़ी दो संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए या दोनों संख्याओं का HCF पूछा जाए, महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, दोनों एक ही बातें होती हैं। क्योंकि जब भी कोई दो नंबर्स x और y हैं, इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी z, वो इन दोनों का मासा यानी कि HCF ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर दो नंबर्स x और y हैं तो x और y को विभाजित करने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो x और y का मासा हमेशा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा यानी कि HCF होगा। तो आपसे डायरेक्टली इन दो नंबर्स का HCF पूछ लिया जाए या लैंग्वेज को चेंज करके आपसे पूछा जाए कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों बातें सेम ही हैं, आपको इन दोनों का HCF ही निकालना है। तो HCF के क्वेश्चंस बहुत सारे आप लगा चुके हैं, एक दो क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, लेकिन एक बार और आप देख लीजिए करके। 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या ने इनका HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्या करते हैं दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए? आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करते हैं। 1152 और 1664 रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा आपका इस मेथड का। 1152 से 1664 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 2, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 5, 512। 1152 से 512 छोटा हो गया तो अगला डिवाइड जो होगा वो 512 करेगा किसको? 1152 को। यही प्रक्रिया है इसकी, यही प्रोसीजर है। कितनी बार जाएगा? 2 बार लगाइए आप, 2 बार ही जा सकता है मैक्सिमम। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, माइनस कर दीजिए। 12 में से 4 चला गया 8 और 4 में से 2 गया 2 और ये 128 बचा। 128 फिर से 512 से छोटा हो गया तो इस बार 128 डिवाइड करेगा किसको? 512 को। जैसे ही आपका शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है तुरंत शेषफल भाजक बन जाता है और भाजक भाज्य बन जाता है। ठीक है, 128 को ऐसे 512 को आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 1 बचा, 4 1 कम 4 और 1 5। ये यहाँ पर कैंसिल होकर शेषफल आपका 0 बचा, कुछ नहीं बचा। जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाए बस वही वाला डिवाइजर जो होता है यानी भाजक जो होता है यही आपका मासा हो जाता है। और जो मासा होता है वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दो नंबर्स को, दो संख्याओं को डिवाइड करती है। तो 1152 और 1664 का जो महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF जो आया वो 128 आया। इसका मतलब 128 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करेगी। तो इसको आप आंसर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अतः 1152
तथा 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जो अंतिम भाजक आपका था, यानी कि लास्ट डिवाइजर जो था 128 128 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगले सवाल को देखेंगे हम लोग। किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता हो। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता हो। तो ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय में आएगा। सिर्फ आपसे जवाब मांगा जा रहा है, आंसर पूछा जा रहा है, कोई प्रूव नहीं करना है आपको इसमें। क्योंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर वो सम है तो 2m लिखा जा सकता है और विषम है तो 2m+1 लिखा जा सकता है। ऐसा आप पिछली क्लास में प्रूव कर चुके हैं। अगर मान लीजिए इन केस आपको डिराइव करने के लिए कहा भी जाए तो आपने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन रहा होगा, उस क्वेश्चन में आपने धनात्मक सम पूर्णांक के लिए 2m को प्रूव किया था और धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए 2m+1 को प्रूव किया था। तो अगर आपसे प्रूफ पूछा जाए तो पिछली क्लास वाले सवाल का सोल्यूशन जो भी है, प्रूफ है, वो आप कर देंगे। यहां पर आपसे सिर्फ जवाब मांगा जा रहा है, सिर्फ आंसर आपसे रिक्वायर्ड है। इसलिए आप क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, धनात्मक पूर्णांक m के लिए, m अगर कोई पूर्णांक हो तो धनात्मक सम पूर्णांक बताइए। तो क्या होगा, अगर m कोई इंटीजर नंबर है तो m इंटीजर नंबर के लिए जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा, इवन नंबर होगा, वो हमेशा 2m होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। केवल आपको आंसर देना है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, यहां पर m लिख सकते हैं आप, m के लिए वो रूप ज्ञात है जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखा जा सकता हो। तो अगर आपसे कहा जाए विषम पूर्णांक लिखा जा सकता हो तो 2m सम संख्या होती है, सम धनात्मक सम पूर्णांक 2m होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 कह सकते हैं आप। तो विषम के लिए ये आंसर हो जाएगा। अगर इनके डेरिवेशंस आपसे पूछे जाएं तो जो लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन किया था, डिराइव किया था, उसको आप यहां पर नोट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन भी देखिए, आपके लिए होमवर्क वाला ही है। 960 और 1575 का HCF निकालना है। तो HCF निकालना आप सीख चुके हैं, HCF निकालना आप सीख चुके हैं, तो बस उसी तरीके से आप लगाएंगे इसको। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करिए तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब थोड़ा सा अलग है, कठिन नहीं है लेकिन अलग है। अभी तक ऐसा सवाल आपने लगाया नहीं। क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से भाग करने पर, जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 और शेषफल 32 आता हो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर, यानी जो संख्या निकालनी है आपको, उस संख्या को भाग किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है किसी दूसरी संख्या से। और जिस संख्या से डिवाइड किया जा रहा है वो दूसरी संख्या कौन सी है, 61। जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है वो संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको आप मान लीजिए। माना संख्या x है। अब जो स्टेटमेंट आप यहां पर बनाएंगे, यूक्लिड थ्योरम जो आप लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो लगाएंगे, उसके लिए आप क्या किया करिए, जो ये भाग वाला जो एक फिगर होता है वो बना लिया करिए। मतलब भाग विधि जो होती है वो लिख लिया करिए इधर। देखिए, किसी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या को जब भाग करते हैं तो ऐसी एक व्यवस्था बनाते हैं।
अब सवाल को पढ़कर जिस संख्या से जिस संख्या को भाग दिया जा रहा हो उनको उनके उचित स्थान पर रखिए, जो ठीक प्लेस हो वहां पर उनको आप प्लेस करिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से भाग किया जाता है, यानी जो संख्या ज्ञात करनी है उसको भाग किया जा रहा है, और जो संख्या ज्ञात करनी वो आपने क्या मानी है, x। तो x को डिवाइड किया जा रहा है, x को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो x यहां लिखा जाएगा, और उस संख्या को किससे डिवाइड किया जा रहा है, 61 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 61 यहां लिखा जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या होता है, भागफल 27 मिलता है, तो भागफल यानी कोशिएंट 27 है, यहां लिखा जाएगा, और शेषफल 32 मिलता है, तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर यहां लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है यहां पर। इस तरीके के लैंग्वेज वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें ध्यान दीजिए आप, ये 4 चीजें होती हैं। एक, जिस संख्या से भाग किया जाए, दूसरा जिस संख्या को भाग किया जाए, तीसरा जो भागफल मिलेगा, कोशिएंट मिलेगा, और चौथा जो शेषफल मिलेगा। इन चारों संख्याओं में से कोई एक मिसिंग होगी हमेशा, या तो कभी वो संख्या मिसिंग होगी जिससे भाग किया जा रहा है, कभी भागफल मिसिंग होगा, कभी रिमाइंडर मिसिंग होगा, कभी जिसको भाग किया जा रहा है वो मिसिंग होगी। ये चीज आपको ठीक से पहचाननी होगी कि लैंग्वेज जो है वो उस लैंग्वेज में मिसिंग क्या है, जो मिसिंग है उसको उसकी ठीक प्लेस पे प्लेस करिए, और बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी ठीक प्लेस पे प्लेस करिए। उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दीजिए, यानी कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो होती है उसको आप यूज कर लीजिए। एल्गोरिदम क्या होती है देखिए, हमने मान लिया कि संख्या x है, तो इस स्टेटमेंट को जरा एक बार लिख लेंगे। लिखेंगे यदि x को 61 से भाग करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी एल्गोरिदम से क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहती है कि जो डिविडेंड होगा यानी कि जिसको भाग किया जा रहा है, जिसको आप भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, वो भाज्य जो होगा वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है भाजक। रटने वाला मामला नहीं है, आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, और इस मल्टीप्लिकेशन में इसको आप ऐड कर दीजिए, जो बराबर में मिलेगा वो ये मिलेगा। ये तो होती कहानी। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लिकेशन में नीचे वाले को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर जो इक्वल्स टू में मिलेगा वो ये मिलेगा x। तो यानी x इज इक्वल टू, यानी क्या लिखेंगे, इसको आप भाजक कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। सारे नाम आप जानते हैं, क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत बार आपको क्वेश्चंस ऐसे भी लगवाए जाएंगे कि ये सारी कहानी नहीं लिखी जाएगी बीच में, सिर्फ आपसे कहा जाएगा, बहुत से लोग बताते भी ऐसे हैं कि आपसे कहा जाएगी संख्या को आप x मान लीजिए और x बराबर होगा 61 × 27 + 32 के, तो वहां से x की वैल्यू निकल आई और 3 लाइन में क्वेश्चन लग गया। ठीक बात है, आंसर आपने सही निकाल लिया, लेकिन बात समझने वाली ये है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप नहीं दे रहे हैं जहां पर आपको आंसर रिक्वायर्ड है, 2 लाइन में या 3 लाइन में आंसर निकालिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में अगर आएगा, अगर आपने इसको, बात लाइनों की नहीं कि लाइनों की गिनती ज्यादा होनी चाहिए, बात प्रोसीजर की है कि आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं। जब पहली बार आप इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपको पूरा प्रोसीजर बताया गया है, तो आपको क्या चाहिए कि आप उस प्रोसीजर को फॉलो करके दिखाएं कि आपको प्रोसीजर मालूम है, सिर्फ आपको आंसर निकालना नहीं बताया गया है। इसीलिए यही फर्क होता है एकेडमिक्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में।
एकेडमिक्स में आपको अपनी सब्जेक्टिव स्किल दिखानी पड़ती है कि आपको लैंग्वेज पे कितना कमांड है, क्वेश्चन के अप्रोच पर कितना कमांड है, सॉल्यूशन के अप्रोच पर कितना कमांड है, सॉल्यूशन पर कमांड है। ये आपको एकेडमिक्स में नहीं दिखाना, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखाना, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर टिक करना है। यहां पर आपको अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच का अप्रोच दिखानी है कि कितना कमांड है आपका सॉल्यूशन के प्रोसीजर पर, प्रोसेस पर, प्रक्रिया पर, स्टेप्स पर। तो इसलिए ये सारी कहानी जरूरी है, ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लिखवाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेथड को प्रॉपर फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप x इज इक्वल टू 61 इंटू 27 प्लस 32 समझ गए तो अगली बार जब सवाल लगाएंगे तो बस इतना लिख के x की वैल्यू निकाल देंगे और कहेंगे ऐसे लगेगा ये आंसर है। तो आप ये कंफर्म मान लीजिए कि आप नंबर पूरे काउंट करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में भी आपका सवाल सही होने के बावजूद आपको नंबर मिलेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी इकलौती कॉपी हो सकता है मिल जाए, लेकिन बात यह है कि बहुत सारी कॉपीज ऐसी भी होंगी जिनमें इस तरीके का प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया होगा। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपने सिर्फ ऐसे एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया, उसमें अगर आपको एग्जामिनर 4 दे देगा, 4 में 4 दे देगा मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार, तो जब उसके सामने ये वाली कॉपी आएगी जिसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया हो, तब वो उस कॉपी को कितने नंबर देगा? 4 से ज्यादा दे नहीं सकता है। और अगर 4 ही उसको भी देगा तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रहेगा? तो इसलिए ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स जब तक आप हाई स्कूल 11th 12th इन क्लासेस में हैं तब तक अपने प्रोसीजर्स पर बने रहिए, अपने मेथड्स पर बने रहिए। आंसर निकालने की टेक्निक्स में मत घुसिएगा कि किस तरीके से हम आंसर निकाल लें फटाक से और आंसर दे दें, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब आप यूज करेंगे तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये थ्योरम होती है, इसमें वैल्यूज पुट करिए आप। तो भाज्य कितना है आपका? भाज्य मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है, डिविडेंड x। भाजक कितना है? 61। भागफल कितना है? 27। और शेषफल कितना है? 32। सॉल्व करिए इसको। x इज इक्वल टू 61 और 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 27 को 61 से मल्टीप्लाई करिए, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया। 6 सते 42, 4 बचा, 6 दूनी 12, 4 16। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कहीं गलत हो जाए तो वो अपना देखे रहिएगा, वो एरर कभी भी हो सकती है, तो उसमें ऐसा कोई। ये 27 हो गया, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 7 2 2 4 6 और 1 1647। 61 और 27 का मल्टीप्लाई आपका आएगा 1647 और शेषफल जो है आपका वो हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 4 और 3 7, 6 और 1। x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, संख्या पूछी गई थी, संख्या को आपने x माना था और x आपका ये हो गया, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे, नोट करिए फटाक से। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कहा गया है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 हो जाए। वही सेम क्वेश्चन है, बस जो निकालना है उसकी पोजीशन बदल दी गई। जो निकालना है उसको मानेंगे तो आप x ही अभी भी, लेकिन वो x, उस x की पोजीशन चेंज हो चुकी है। पहले x किसी और जगह पर था, अब x किसी और जगह पर है। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए x, माना संख्या x है। तो अब इस सवाल का सॉल्यूशन में आपको इक्वेशन बना के x की वैल्यू निकाल के सीधे दिखा दूंगा। बाकी प्रोसीजर आप पिछले वाले क्वेश्चन का फॉलो करिएगा, वैसे लैंग्वेज लिखिएगा, आप मत शॉर्ट कर दीजिएगा। संख्या हमने x मान ली। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सवाल कह रहा है कि संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। विभाजित किसको किया जा रहा है? 1365 को। तो जब भाग वाला चित्र आप बनाते हैं ऐसा कुछ, तो जिस संख्या को डिवाइड किया जा रहा है वो बीच में आएगी। 1365 को डिवाइड किया जा रहा है तो 1365 यहां आ गया।
इसको डिवाइड करेंगे। कहा गया 1365 को किस संख्या से डिवाइड किया जाए, तो हमने क्या मान लिया, माना x संख्या है, यानी x से डिवाइड करना है, x यहां हो जाएगा। डिवाइड करने पर भागफल 31 है और शेषफल 32 है। ये कहानी आपको दे रखी है लैंग्वेज में। तो अगर ये कहानी दे रखी तो आप जानते हैं यूक्लिड थ्योरम क्या कहती है। यूक्लिड थ्योरम कहती है कि बीच वाली संख्या जो होती है वो आपको कब मिलेगी, जब इन दोनों का गुणा करके इसको आप ऐड कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐड कर दीजिए, बराबर में आपको ये मिल जाएगा। तो यानी इक्वेशन क्या बनेगी, अब इसको मैं रफली सॉल्व किए दे रहा हूं। इक्वेशन क्या बनेगी, 1365 जब आप x और 31 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 32 जोड़ेंगे तो आपको 1365 मिल जाएगा। ये तो होता है, x और 31 को मल्टीप्लाई करके उसमें 32 जोड़ दीजिए तो बराबर कितना मिलेगा, 1365। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इंटू 31 इज इक्वल टू 1365 माइनस 32। 5 में से 2 चला गया, 3 बचा। 6 में से 3 चला गया, 3 बचा। 5 में से 2 3, 6 में से 3 3, और बाकी आपका 1333 रहा, और ये x इंटू 31 रहा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,333/3 1333 बटे 31 आ गया। काटिए कितनी बार जाएगा 30 नहीं, 30 से नहीं कटेगा, डिवाइड कर लीजिए करना वो हो रहा हो। 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 4 बार पहले जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, कितना आएगा, 13 में से 9 गया, 4 गया सॉरी 9, और बाकी बस इतना ही बचा, और ये 33, ये 3 बार चला जाएगा। ये आएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे 43 मिल जाएगा। तो x आपका कितना आ जाएगा, 43। ये आंसर। तो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन के आगे सोल्यूशन होगा। ये इक्वेशन से पहले वाली जो थ्योरी होगी वो वही है जो आपकी पिछले सवाल में आपने लिखी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। और चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 408 और 1032 दो संख्याएं दे रखी हैं, इनके HCF को 1032 m माइनस 408 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सकता हो या प्रकट किया जा सकता हो, तो m की वैल्यू बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा उस HCF को हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी इनका जो HCF होगा वो बराबर होगा इसके। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का HCF निकालिए पहले भाग विधि से। इन दोनों का HCF ने, भाग विधि का मतलब यूक्लिड थ्योरम, इन दोनों का HCF निकालेंगे। जो भी HCF मिलेगा आंसर के रूप में हमको, उस HCF को हम इस पूरे नंबर के बराबर कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन में हम उसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, आइए लगा लिया जाए एक सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, 408 और 1032 का HCF निकालेंगे। 408 और 1032 का HCF। चार 408 से डिवाइड करेंगे हम 1032 को, 2 बार आ जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 1 2 चक्कू 8, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गया 2। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर बचा 10, 10 से 8 गया 2, 216 छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या करेंगे, अब 216 से डिवाइड करेंगे 408 को। $432 हो जाएगा, एक बार ही जाएगा। अगर 2 बार करेंगे 432 हो जाएगा।
216। कितना बचेगा? 8 में से 6 गया 2, और ये 10 में से 1 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, 192। फिर से कम बचा, फिर से डिवाइड करेंगे। अब इस बार 216 को करेंगे। कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा 192 माइनस करेंगे, ये 4 बचा, ये 11 में से 9 गया 2 बचा, बस 24 ही बचा। फिर से कम हो गया लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं मिला है अभी, तो हम क्या करेंगे? 24 से डिवाइड करेंगे 192 को। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 चक्कू 32, 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक, तो 8 चक्कू 32, 3 बचा, 8 दूनी 16 और 3 19। ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर आपका जैसे ही 0 मिला, तुरंत ही उसी जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 मिला है वही डिवाइजर इनका मासा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अतः अतः 408 तथा 1032 का मासा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 24 लिखेंगे। परंतु प्रश्नानुसार मासा कितना है? सवाल कह रहा है कि इनका मासा यानी HCF जो है वो कितना है? 1032 m माइनस 408 इंटू 5। सवाल कह रहा है कि मासा इतना है और हमने मासा इतना निकाला है। इसका मतलब कितना है? इसका मतलब क्या है कि मासा की जगह पर आप रख देंगे 24 और बाकी आपका 1032 m माइनस 408 गुणे 5 ये बना रहेगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। 24 बराबर 1032 m माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 और 5 चक्कू 20। 2040 इधर ले आइए तो 1032 m बना रहेगा, 2040 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2040 प्लस 24 यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा तो 2064 और बटे 1032। ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बस m का मान आपको निकालना था जो कि आपको मिल गया, m की वैल्यू 2। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले मासा निकाल लें और फिर जो सवाल में मासा दे रखा उसके बराबर आप कर दीजिए उसको, तो जो भी वेरिएबल आपका होगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल आप लगाइएगा अपने आप। 657 और 963 के HCF को ये लिखा जा सकता है। ये क्या है? 657x है, ध्यान रखिएगा। ये 657x प्लस 963 गुणे -15 के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो x की वैल्यू निकालिए। तो वही सेम प्रोसीजर है, इन दोनों का आप मासा निकालेंगे। जो भी मासा आएगा उसको आप इस पूरी स्टेटमेंट इसके बराबर कर देंगे। जब इतना बराबर इन दोनों का निकला हुआ मासा रखेंगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाइएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ग्रेटेस्ट नंबर, जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। ठीक,
आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 245 और 1029 को अगर आप डिवाइड करिए तो हमेशा शेषफल जो है वो कितना मिलता है 5। इस बात को ध्यान से समझिएगा जरा। दो नंबर्स हैं आपके पास, 245 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 1029। आपसे कहा गया है कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिस नंबर से अगर आप 245 को डिवाइड करें तब भी आपको शेषफल 5 मिले, और अगर 1029 को डिवाइड करें तब भी आपको शेषफल 5 मिले। तो ध्यान दीजिएगा जरा। मान लीजिए सपोज वो नंबर x है। कैसे सोचेंगे सवाल पे, इस बात को आप समझिए। मान लीजिए कोई नंबर x है, मान लीजिए एक नंबर x ऐसा है जिससे जब आप 245 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 5 बच जाता है, और इस x से अगर 1029 को आप डिवाइड करते हैं तब भी आपका रिमाइंडर 5 बच जाता है। तो कैसे निकालेंगे ये x? ठीक, देखिए इस बात को समझिए कि अगर इस x से इस 245 को डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच जाता है तो इसका मतलब अगर ये 5 इसमें कम कर दिया जाए तो जो संख्या बचेगी वो x से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इस बात को आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अगर किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करने पर कुछ शेषफल बच जाए तो शेषफल का मतलब यही तो होता है कि वो उतना नंबर उस पहाड़े से ज्यादा है। अगर वो नंबर ना होता तो पूरा पूरा पहाड़ा लग जाता। जैसे कोई नंबर मान लीजिए 4 है और इस 4 से आपको 15 को डिवाइड करना है, तो 4 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 बार जाएगा, 12 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा? 3। 15 मत लीजिए, सब सेम नंबर हो जाते हैं। मान लीजिए 17 को डिवाइड करना है या 18 को डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा? 4 चक्कू 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। आपने देखा यहां पर कि जब 4 से हमने किसी नंबर 18 को डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचा? 2। अगर इस शेषफल को इस नंबर में से आप माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस शेषफल का मतलब ये होता है, शेषफल का मतलब टेबल से एक्स्ट्रा जो चला जाए, पहाड़े से ज्यादा जितनी गिनती आपके पास है वही शेषफल के रूप में बच जाती है। तो इसका मतलब शेषफल को अगर इस संख्या से घटा दिया जाए जिसको भाग कर रहे हैं हम, भाग किसको कर रहे हैं? 18 को। तो 18 में से अगर हम अपना शेषफल 18 में से अगर हम शेषफल को घटा दें, यानी 18 माइनस 2 कर दें तो क्या बचेगा? 16। और 18 में से शेषफल को घटाने पर जो बचेगा वो संख्या अब 4 से पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी? अब शेषफल कितना बचेगा? 0। तो क्योंकि ये नंबर्स में है तो यहां पे समझ में आ रहा है। यही कहानी सेम यहां पर है। यहां पर x जो है 4 का रोल प्ले कर रहा है और 18 की जगह 245 है। सवाल कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या से 245 और 1029 को डिवाइड करने पर हर स्थिति में शेषफल 5 बचे। तो अगर 245 को x से डिवाइड करने पर शेषफल 5 बचेगा तो इसका मतलब यह है कि अगर ये 5 इसमें ना होता, जो शेषफल के रूप में बच रहा है, अगर वो 5 इसमें ना होता तो ये x से पूरा पूरा कट जाता। इसी तरीके से 1029 को x से डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच रहा है, तो इसका मतलब अगर ये शेषफल जो 5 बच रहा है, ये शेषफल 5 1029 में ना होता तो जो भी संख्या होती वो पूरी पूरी x से कट जाती। ठीक, तो नहीं, अगर हम शेषफल के बिना जरा इमेजिन करें, अगर शेषफल को हम लेस कर दें तो कितना बचेगा? 5 शेषफल बच रहा है, उसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 240, और यहां से 5 हटाइए तो कितना बचेगा? 1024। अब क्या कहानी बनेगी? यहां पर रिमाइंडर 0 और यहां पर भी रिमाइंडर 0। होगा कि नहीं होगा? अगर x से 245 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बच रहा है तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल श्योर है कि अगर ये 5 इसमें से निकाल दिया जाए, यानी 245 की जगह 240 कर दिया जाए, तो 240 को जब x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी 240 जो होगा वो x से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 1029 में से अगर शेषफल 5 को निकाल दिया जाए तो 1024 जो बचेगा वो इस x से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही तो है इस बात का मतलब। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 245 और 1029 को डिवाइड करने वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच जाए। तो x से इनको डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच रहा है, इसी x से इनसे 5 कम अंक अगर ले लीजिए
तो डिवाइड करने पर शेषफल 0 बच रहा है। तो यानी 240 और 1024 का अगर आप 240 और 1024 को पूरी तरीके से डिवाइड करने वाली जो सबसे बड़ी संख्या x होगी, उसी x से 245 और 1029 को डिवाइड करने पर शेषफल 5 मिलेगा। ये बात क्लियर है। अगर इसको उल्टा समझें कि अगर x 240 को पूरा पूरा काट दे तो इसका मतलब x से 245 को अगर काटोगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। इसी तरीके से अगर x 1024 को पूरा पूरा काट रहा है तो इसका मतलब x से अगर 1029 को काटोगे तो 5 बढ़ गया, तो वही 5 शेषफल बच जाएगा। तो यानी 240 और 1024 को पूरा पूरा काटने वाली संख्या अगर हम x निकाल लें तो वो इस शेषफल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक, जो संख्या 240 और 1024 को पूरा पूरा विभाजित कर देगी, वही संख्या 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 देगी। यानी दोनों के लिए x सेम है। 245 और 1029 को डिवाइड करने पर शेषफल 5 बचाने वाली संख्या और 240 और 1024 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाली संख्या सेम होगी। पूरी कहानी पढ़ने का क्रक्स जो था वो ये था। ठीक, समझ में आया होगा ये बात। तो हम क्या करें, ऐसी संख्या जिससे इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचे, ये निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 5 रिमाइंडर को माइनस करके जो 2 नए नंबर्स मिले, इनको पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या हम निकाल सकते हैं। बातें दोनों एक ही हैं। इसको पूरा पूरा काट दे या इसको काट कर शेषफल 5 बचा दे, एक ही बात है। 1024 को पूरा काट दे या 1029 को काट कर शेषफल 5 बचाए, एक ही बात है दोनों। तो हम क्या करेंगे, 240 और 1024 को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। ठीक, और वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम मासा निकालेंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वो उन दो संख्याओं का मासा होती है, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, तो सॉल्यूशन नहीं बड़ा था, लेकिन क्योंकि पहला क्वेश्चन था इस तरीके का, तो इसलिए ये चीज आपको समझनी जरूरी थी कि माइनस करते हैं तो क्यों करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी शेषफल बच रहा है उस शेषफल को माइनस कर देंगे इन संख्याओं में से, और जो नई संख्याएं बचेंगी उनको पूरा पूरा विभाजित करने वाली संख्या निकाल लेंगे। बस वही आंसर हो जाएगा। माना x कोई संख्या है जिससे 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात यदि 245 माइनस 5 बराबर 240 तथा 1000, इसको ऐसे लिखेंगे, अर्थात x संख्याओं 245 माइनस 5 बराबर 240 तथा 1029 माइनस 5 बराबर 1024 को पूर्णतः विभाजित करेगा। जितनी कहानी आपके सामने इतनी देर पढ़ी गई थी, बस उसी को भाषा में बदला जा रहा है, लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। पूर्णतः विभाजित
करेगी। यही तो होगा इसका मतलब। अगर x से 245 को डिवाइड करने पर 5 शेष बच जाता है तो 245 में से 5 को हटा दीजिए, जो बचेगी वो x से पूरी पूरी कट जाएगी। इसी तरीके से 1029 को अगर x से डिवाइड करने पर शेषफल 5 बच जाता है तो 1029 में से 5 को हटा दीजिए, 5 को हटाने पर जो संख्या बचेगी वो x से पूरी पूरी कट जाएगी। तो वही हमने लैंग्वेज में लिखा है कि x इन संख्याओं को 240 और 1029 को 240 और 1024 को पूर्णतः विभाजित करेगी। और क्या लिख सकते हैं आप? दो 240 तथा 1024 को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या बराबर क्या होती है? मासा। इसका मतलब क्या होगा? 240 तथा 1024 का आप क्या निकालिए? मासा निकालिए। कैसे निकालेंगे? 240 से आप डिवाइड करिए। दो 240 से आप डिवाइड करेंगे 1024 को। कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10, 4 बार जाएगा। 4 0 0, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 और 1 9। कितना बचेगा? 40 20 60 64। ठीक, 64 छोटा हो गया तो डिवाइड दोबारा होगा। इस बार 64 से डिवाइड होगा 240। कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, 3 बार जाएगा। 3 चक्कू 12, 3 छाक 18 और 1 19। 10 में से 2 गया 8 और 13 में से 9 गया 4, 48 बचेगा। 48 फिर से छोटा हो गया, फिर से डिवाइड होगा। 48 से डिवाइड होगा इस बार 64। एक बार जाएगा 48। कितना बचेगा? 14 में से 8 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, 16। 16 से फिर से डिवाइड होगा 48। 16 तिया 48। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल जैसे ही आपका 0 आया, जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? मासा। क्या लिखेंगे? अतः मासा बराबर 16। मासा 16 है। इसका मतलब 16 ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। और अगर 16 से 240 पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब 16 से अगर 245 को आप काटिए तो 240 तो कट जाएगा, जो 5 ऊपर एक्स्ट्रा है वो शेषफल बच जाएगा। इसी तरीके से 16 से अगर 1024 पूरा पूरा कट जाएगा तो 1029 को अगर काटेंगे तो 1024 तक तो कट जाएगा, जो 5 बचेगा वो शेषफल बचेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अतः हम कह सकते हैं, हाँ इसको ऐसे लिखिए और क्लियर करिए। क्योंकि 16 से 240 तथा 1024 अर्थात क्योंकि नहीं, दोनों का मासा 16 है। इसका मतलब क्या है? अर्थात 16 से 240 और 1024 पूर्णतया होंगे। क्योंकि 240 और 1024 का मासा 16 निकला है, इसका मतलब क्या है कि 240 और 1024 16 से पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगे। अगर ये विभाजित हो जाएंगे 16 से तो इस बात का क्या मतलब है? क्या कहेंगे आप?
अतः हम कह सकते हैं कि 16 से 245 तथा 1029 को विभाजित करने पर शेषफल सदैव 5 प्राप्त होगा। बात समझ में आई? क्या पूछा गया था? वो संख्या जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। तो लगाने को आप ये सवाल 4-5 लाइनों में लगा सकते थे, लेकिन जो आइडियल सॉल्यूशन है इसका वो ये पूरा का पूरा है। अगर आप इतनी क्लैरिटी के साथ सवाल को लगाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप नंबर एग्जाम्स में छीनने की स्थिति में हैं। अगर 5 नंबर का सवाल है तो 5 के 5 नंबर मिलेंगे, 4.25 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए फटाफट। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए और हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम डिट्टो पिछला क्वेश्चन है, बस पिछले में 2 संख्याओं के लिए एक ही शेषफल दे रखा था, इसमें दोनों संख्याओं के लिए शेषफल अलग अलग दे रखे हैं और कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है मैं आपको दिखा दूं। पिछले सवाल इस सवाल देखिए, इस सवाल को पहले पढ़ लीजिए। कहा गया वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 9 और 7 प्राप्त हो। पिछला सवाल क्या था? वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी संख्या निकालनी थी पहले वाले सवाल में जिस संख्या से 245 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 बचे, और अगर उसी संख्या से 1029 को डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 5 बचे, यानी दोनों के लिए शेषफल 5 ही आना था। तो उस संख्या को x मानकर और हमने क्या किया, 245 में से 5 को घटाया, 240 बचा, और 1029 में से इसके शेषफल को हटा दिया, तो यहां पर भी शेषफल 5 ही था, तो 1024 बचा। 240 और 1024 का हमने HCF निकाल लिया, मासा निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया। और इस आंसर को किस तरीके से हमने लैंग्वेज में बांधा वो आपने पिछले सोल्यूशन में देखा। ठीक, मतलब क्या था कि पिछले सवाल में शेषफल जो था वो दोनों संख्याओं के लिए सेम था। यहां दिया एक बार है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शेषफल है, 2 शेषफल हैं। एक शेषफल पहली संख्या के लिए, दूसरा दूसरी संख्या के लिए, लेकिन दोनों सेम है तो एक बार लिखा गया। अगले वाले सवाल में बस यही फर्क हो गया, दोनों को डिवाइड करने पर शेषफल तो बचेगा लेकिन इस बार अलग अलग शेषफल बचेगा। तो कोई इसमें बड़ा अलग चीज नहीं कर दी गई है। पहले क्या था, यहां पर रिमाइंडर 5 था और यहां पर रिमाइंडर भी 5 था, बस यहां पर क्या कर दिया, रिमाइंडर अलग अलग कर दिए गए। वो संख्या निकालनी है जिस संख्या से 285 को अगर आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचे, और उसी संख्या से अगर आप 1249 को डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 7 बचे। तो यानी r इज इक्वल टू, यहां पर r इज इक्वल टू 9 है और यहां पर r इज इक्वल टू 7 है। तो यानी x से अगर कोई संख्या आप x मानते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x मान लिया आपने, तो जब आप x से डिवाइड करेंगे 285 को तो रिमाइंडर बचेगा 9, और इसी x से जब आप डिवाइड करेंगे 1249 को तो रिमाइंडर बचेगा 7। बिल्कुल उसी तरीके से समझ लिएगा जैसे मैंने पहले समझाया था, लगाना आपको अपने आप है। सवाल की लैंग्वेज ये है जो आपके सामने फिगर बना हुआ है। अगर इस x से इस 285 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा, अगर इसी x से 1249 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 49 बचेगा। तो इस बात का मतलब क्या है, x से 285 को भाग करने पर अगर शेषफल 9 बच रहा है तो अगर ये 9 निकाल दीजिए इसमें से तो x से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 285 माइनस 9 क्या होगा, 285 माइनस
285 माइनस 9, 5 उधर चला गया और 4 इधर चला गया, तो 276 बचा। और इसी तरीके से 1249 माइनस कितना 7। अगर x से 1249 को डिवाइड करने पर अगर आपका रिमाइंडर 7 बच रहा है तो इसका मतलब इसमें से 7 निकाल दीजिए आप। 7 निकालने पर जो नई संख्या मिलेगी वो पूरी पूरी कट जाएगी। तो 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 1242। अगर 285 और 1249 को x से डिवाइड करने पर 9 और 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो 285 में से 9 को घटाने पर 276 मिला और 1249 में से 7 को घटाने पर 1242 मिला। 276 और 1242 इस x से पूरे पूरे कट जाएंगे, क्योंकि x से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच रहे थे उन रिमाइंडर्स को हमने निकाल दिया। इसमें से रिमाइंडर्स निकालने पर जो नए नंबर्स मिलेंगे वो नए नंबर्स पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, जब पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे तो इस सवाल को लगाने के लिए क्या करेंगे आप, 276 और 1242 का आप क्या निकालेंगे, मासा। यहां से जो भी मासा निकलेगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मासा निकलते ही उसको आंसर, सिर्फ आंसर मत लिख दीजिएगा, जो मासा निकलेगा वही आंसर होगा, लेकिन उसको आंसर हम कैसे बनाएंगे, मासा कैसे हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, वो आपने इस पिछले सवाल में, पिछले सवाल की लैंग्वेज में पूरा पूरा देखा कि मासा जो होगा वो आंसर कैसे बनेगा। उसके लिए ये सारा प्रोसीजर, सारी लैंग्वेज आपको लिखनी जरूरी है, तब आपका सवाल कंप्लीट होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन ये आप लगाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा रफ सॉल्यूशन है आपको समझाने के लिए। और उसके बाद अब ये अगला सवाल जो है इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वरना फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। इस क्लास को यहीं पर रोका जाता है, तब तक के लिए आप लोग सवालों को लगाते रहिए और नए सवालों को लगाने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है आपको यहाँ पर मॉडर्न अलजेब्रा में। जब तक आप ये चैप्टर पढ़ें तब तक आपको बहुत ज्यादा सवाल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उन्हीं क्लासेस को आप रिपीट कर देखिए और उन क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो समझ में आ गए तो पूरी मॉडर्न अलजेब्रा आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं सवालों की आप प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग कुछ नए सवालों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।